नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, बिहार में अब पहले दौर की जो वोटिंग है निकट आ रही है और उस पहले दौर के पहले जबरदस्त तरीके से प्रचार अभियान चरम की ओर बढ़ता चला जा रहा है, बल्कि चरम पकड़ चुका है कह सकते हैं। और चाहे इंडिया ब्लॉक हो या एनडीए हो, पूरी की पूरी ताकत झुकी हुई है। कल हमने देखा था राहुल गांधी कल थे, और राहुल गांधी के बाद आज वहां पहुंचे हुए हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह। जब मैं इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा हूं, तो जो कुछ चल रहा है बिहार में, अब ये तो साफ है कि एनडीए के पास कुछ मुद्दे हैं नहीं। नीतीश कुमार का जो दौर है, ये जो मौजूदा दौर है, इसके गिनाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। तो जो कुछ है जबानी जुबां खर्च पर ही बहुत जोर है। और जो इंडिया ब्लॉक है उनके इसमें मुद्दे आधारित बात हो रही है, तो जो मोदी एंड कंपनी है वो वही लफ्जबाजी कुछ ज्यादा दिखती है। और मोदी जी वहां कहीं पहले माँ को अपनी कैश कराने की कोशिश में थे। उन्होंने कहा था कि माँ का अपमान, माँ को गालियां। और अब उनके जो एजेंडा पर आ गया है छठ मैया। दरअसल कल राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो नाच तक सकते हैं यदि आप मांग करेंगे। और छठ मैया की आड़ में किस तरीके से मंच सजे हैं, क्या क्या हो रहा है, ये भी सब राहुल गांधी ने कहा था। तो पूरी की पूरी बीजेपी और जो एनडीए कुनबा है, इसी को लेकर अब आक्रामक है। और पहले जो छोटे नेता हैं वो थे, और जब आज मोदी पहुंचे तो मोदी ने वही छठ मैया की बात की कि छठ मैया का अपमान, और भी बहुत कुछ कहा है। और यही जो था छठ मैया का अपमान, वो भी कहीं उनके निशाने पर रहा। जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब जो कल तक बात कर रहे थे घुसपैठी और तमाम, तो आज ये थोड़ा सा एजेंडा में बदलाव है कि छठ मैया। तो तमाम जो कुछ चल रहा है बिहार में, ताजा जो हालात है इस समय, देश और दुनिया की निगाह बिहार पर है। जो राजनीति में देश की, हमारे भारत की राजनीति पर रुचि रखते हैं दुनिया के लोग, और देश में जो राजनीति में रुचि रखने वाले हैं वो तो पूरी तरीके से टकटकी लगाए। तो हम चलेंगे, खास जो हमारा ये कार्यक्रम होता है देश की बात में, अभय दुबे सर के पास, प्रोफेसर अभय दुबे सर जुड़ गए। अभय सर, बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका। अभय सर, बिहार में जो कुछ चल रहा है अब, मैया जो मोदी जी की माताश्री थी, उनसे छठ मैया पे शिफ्ट हुआ। और आज जो मोदी जी ने वहां सारा कुछ हुआ है, तो बहुत फोकस किया कि राहुल गांधी और पूरा जो इंडिया ब्लॉक है उन्हें छठ मैया का अपमान किया। कैसे देखें, कैसे नहीं? क्या कोई बेसलेस सारी बातें, मुद्दे तो कुछ है नहीं शायद? टिप्पणी आपकी। देखिए, जब नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के अपमान का मुद्दा उठाया था, तो उस वक्त उनके जो प्रशंसक थे उन्होंने हमेशा की तरह कहा था कि उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक मार दिया। लेकिन हुआ ये कि वो बिहार की राजनीतिक जमीन पर वो मुद्दा बूमरैंग कर गया। वो बात चिपकी नहीं। फिर सोनिया गांधी वाला मसला आ गया, मोदी ने जो गालियां दी हैं, लोगों को अपमान किया है, खिल्ली उड़ाई है, वो सब बातें सामने लाई गई। और देखते देखते उन मोदी के भाषणों में जो अपशब्द हैं, उनकी सूची जनता के सामने तरह तरह से पेश की गई, सोशल मीडिया पे पेश की गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो बहसें होती हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के आलोचकों ने उस सूची को रखा। तो उसके बाद मोदी जी ने फिर एक दांव मारा कि अब वो अपनी माँ का पिंडदान गया जी में करेंगे। हालांकि एक बार उसका पिंडदान हो चुका था उनका, यशोदा बहन का, उनकी माँ का। अब वो गया जी में उनका पिंडदान करेंगे। तो फिर इसकी भी आलोचना हुई, बहुत कड़ी आलोचना हुई कि पिंडदान एक राजनीतिक हथकंडा कैसे हो सकता है, और उसकी प्रक्रिया तो बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबी होती है, पूरा दिन लगता है पिंडदान करने में। कैसे आएंगे प्रधानमंत्री, पूरे क्या एक पूरा दिन खर्च करेंगे, या जरा सी देर में पिंडदान की एक्टिंग करके चले जाएंगे? ये सब बातें हुई। तो मोदी जी ने फिर से दोबारा सोचा होगा, तो मोदी जी ने चुपचाप बिना किसी से कहे हुए पिंडदान का विचार भी त्याग दिया। उसके बाद उन्होंने तय किया कि दिल्ली में एक नकली तालाब बनाया जाए, और उस नकली तालाब में स्नान करके वो छठ मैया की पूजा करें और इस तरह बिहार के चुनाव को प्रभावित करें। लेकिन वो नकली तालाब की जो के पाइप वगैरह थे वो टीवी पे दिख गए। सब लोगों के सामने स्पष्ट हो गया कि ये पूरा फर्जीवाड़ा है, ये यमुना जी नहीं है, और ये चीज मोदी तक भी पहुंची होगी। तो फिर मोदी जी ने ऐन मौके पे ये निर्णय लिया कि नहीं भाई, अब हम ये नहीं करेंगे, वरना और भी ज्यादा फायदे की या नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने उस कार्यक्रम को भी कैंसिल किया। अच्छा, अब कल राहुल गांधी ने जो हमला किया था उनके ऊपर मुजफ्फरपुर की रैली में, जो मैं समझता हूं कि एक बड़ी राजनीतिक, गहरी राजनीतिक स्पीच थी, उसमें से ये राहुल गांधी ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने छठ मैया का अपमान किया। जाहिर है, राहुल गांधी ने कोई भी एक, मैंने पूरी स्पीच बहुत ध्यान से सुनी है, उन्होंने एक भी ऐसा शब्द नहीं कहा था
यहाँ तक कि राहुल गांधी का तो कहना ये था कि छठ मैया का नरेंद्र मोदी ने अपमान किया है। नरेंद्र मोदी को कोई इस बात का ध्यान नहीं है कि छठ मैया लोग गंदे यमुना के गंदे पानी में छठ के पर्व पर उन्हें स्नान करना पड़ रहा है, और इन्होंने छठ मैया का अपमान करते हुए अपने घर के स्विमिंग पूल, अपने घर के तालाब में इन्होंने नहाना पसंद किया, बजाय इसके कि छठ मैया की पूजा करते वहां पे। राहुल गांधी ने ये कहा। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की जो एक प्रवृत्ति है कि वो वोट पाने के लिए और अपने राजनीतिक नुकसान को न्यूनतम करने या रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसके ऊपर एक व्यंग किया उन्होंने ये किया कि इनसे अगर वोट मिलने की संभावना हो तो ये नाच भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जी। तो ये नरेंद्र मोदी के बारे में ये बातें हमेशा कही जाती हैं, ये कोई इसमें नई बात नहीं थी। लेकिन जाहिर है कि प्रधानमंत्री को ये बात बहुत बुरी लगी होगी, तो प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि इसी बात को लेकर ले उड़ें और कोई एक भावनात्मक किस्म का माहौल बनाएं, क्योंकि बिहार की जनता के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए छठ एक महापर्व है, तो भावनात्मक किस्म का माहौल बनाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बात कुछ निकलेगी। राहुल गांधी की जिस वक्तव्य पे उन्होंने आक्षेप किया, अगर उस वक्तव्य को नजदीकी से पढ़ा जाए तो उससे क्या निकलता है? उसमें एक ऐसी बात निकलती है जो आज तक किसी ने नहीं कही। वो बात ये है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब एनडीए का चेहरा नहीं बल्कि मुखौटा है, और उसका कंट्रोल जो है रिमोट कंट्रोल के जरिए भाजपा के हाथ में है, नरेंद्र मोदी के हाथ में है, कुल 3-4 लोगों के हाथ में है। आप बताइए संजीव जी, कभी किसी ने कहा है इस तरह की बात? और ये तब कह रहे हैं राहुल गांधी जबकि अमित शाह ने कह दिया है कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। यानी वो लाइन बदल दी है अमित शाह ने, बदलनी पड़ी है अमित शाह को लाइन। नो वैकेंसी आज भी सर ने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद पर नो वैकेंसी, बदलना पड़ा उनको, बैकफुट पे आना पड़ा। हाँ, तो अब आप सोचिए क्यों आना पड़ा? इसलिए आना पड़ा क्योंकि जो महागठबंधन का घोषणा पत्र है वो साफ तौर पे ये कह रहा है कि अगर इन्होंने ये जरा से भी चूके तो उसका इरादा इनसे अति पिछड़ों के वोट छीनना है, और अति पिछड़ों के अगर 20-25% या 30% वोट भी छीन के इधर आ गए तो एनडीए बुरी तरह चुनाव हार जाएगा। तो ये असली स्थिति ये है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ऐन मौके पर अपनी रणनीति में परिवर्तन करना पड़ा। अब सर जब अपने भाषण में राहुल गांधी ने एक और बात कही। राहुल गांधी ने जो युवा है बिहार के, उनको संबोधित किया खासतौर से। जी उन्हीं पर राहुल गांधी का फोकस था। जी। तो इस तरह की बातें उस लेक्चर में थी राहुल गांधी के, जो कि मुझे लगता है कि वो काफी राजनीतिक स्पीच थी। जी 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 जी, जी। सर इसमें भी एक और चीज देखिए, ये तो हुआ मैंने जैसे कहा कि वो अपनी माताश्री से अब छठ मैया, और छठ मैया जो उनकी वो पारंपरिक है, मोदी को गालियां, जितना गालियां दे सकते हैं देते हैं, देंगे। और एक और जैसे हमने जो इनका पिछला अभी हाल ही में जब 2 दिन पहले पहुंचे थे बिहार, तब उन्होंने वो अटक दल कटक मतलब बड़ा जो प्रधानमंत्री के मुख से जो चीजें निकलती हैं, बड़ा उस पर प्रतिक्रिया आई थी, आम लोगों ने पसंद नहीं किया था, आम वोटर और बीजेपी के भी लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड हमसे बात की थी कि किस दशा में है पता नहीं। आज भी जब वो पहुंचे तो वो कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन, ये कहना, फिर कहीं वो दूसरी जगह तो रंगदारी, फिरौती, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, मतलब ये तुकबंदी है। ये क्या अभी लोग देश जो है देख नहीं रहा है, बिहार राज्य नहीं देख रहा है कि वहां नीतीश कुमार राज्य में जो सुशासन कहा जाता था, हालत क्या, एक भी सुशासन नहीं बात कर रहे हैं, वो नहीं कह रहा है। आज ही सर वहां पर एक जगह से निकला कि एक एएसआई का गला रेत कर हत्या कर दी गई, जब मोदी जी भाषण दे रहे थे तब निकल के आया सामने। किसका राज है, कौन है वहां देख, उसमें नीतीश कुमार का सुशासन, कैसा सुशासन, और बातें ये कर रहे हैं कि जंगल राज। टिप्पणी सर आपकी। देखिए 20 साल पहले जिन लोगों की हुकूमत थी, 20 वर्ष पहले, आप उस हुकूमत में क्या हुआ था ये सब हम लोगों को पता है। लेकिन 20 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, बात निकल गई है, और अभी तो बहुत से लोगों को नई पीढ़ी है वोटरों की, उसको पता ही नहीं है उस अवधि में क्या हुआ था। तो 20 साल पहले जो हुकूमत थी, आप उसका नाम लेकर 20 साल बाद चुनाव जीतना चाहते हैं।
और ये लोगों को ये लोगों से इस बात को चाहते हैं कि लोग इस बात को याद में रखें कि 20 सालों में तो आपकी खुद की हुकूमत रही है। आपको अपनी हुकूमत की उपलब्धियों के आधार पर चुनाव जीतने चाहिए। जबकि हकीकत ये है कि 20 वर्ष पहले जब लालू यादव की हुकूमत थी, तब भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य था। आज जब 20 साल तक लगातार नीतीश कुमार की हुकूमत है, तब भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। उस वक्त भी बिहार में किसी किस्म की कोई औद्योगिक उछाल नहीं थी। आज भी बिहार में किसी भी तरह का कुछ भी औद्योगिक नहीं है। तो स्थिति तो इस तरह की है लगातार। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने 20 वर्ष के शासनकाल की उपलब्धियों पर वोट मांगने की बजाय इधर उधर की बातों पर वोट मांगा जा रहा है और लोगों को महिलाओं को लाभार्थी बनाकर उसके आधार पर चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। इसका एक मतलब ये भी निकलता है, जो मुझसे कई लोगों ने, बिहार के जो ऑब्जर्वर्स हैं, बिहार के जो हमारे मित्र पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार में बहुत जमकर एंटी इनकम्बेंसी है। और इस लिहाज से मैं मानता हूं कि गेंद पूरी तरीके से महागठबंधन के पाले में है कि वो इस एंटी इनकम्बेंसी का लाभ किस तरीके से उठाता है। महागठबंधन को चाहिए कि वो मोदी जी की बातों पर दिमाग लगाना बंद करे और इस बात पर अपना फोकस करे कि किस तरीके से बिहार का चुनाव जीता जा सकता है, क्योंकि जमीन पक चुकी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है और किसी भी प्रदेश की जनता 20 साल बाद परिवर्तन चाहेगी। और वो तब अगर नीतीश कुमार ने बिहार को 20 साल के बाद में पूर्ण विकसित ना सही, कुछ थोड़ा बहुत विकसित कर दिया होता, विकासशील कर दिया होता बिहार को, तब भी कोई बात होती। इन्होंने कुछ किया तो है नहीं। शुरू में ऐसा लगा था कि भाई इन्होंने सड़कें बनवा दी, कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार आया है, तो इनको सुशासन बाबू का नाम दिया गया। लेकिन वो एक शुरुआती दौर था। आज नीतीश कुमार की सरकार सुशासन की प्रतीक नहीं है। उनकी सरकार में भी जितने अपराध हो रहे हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। और टीवी चैनलों पर सब जगह उन अपराधों के ऊपर बहस चल चुकी है। सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार के हाथ से जो शासन प्रशासन की बागडोर है वो फिसल गई है और ये सरकार मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से एनडीए के नेताओं में सम्राट चौधरी पर, दिलीप जायसवाल पर, इन सब लोगों के ऊपर हमले किए हैं और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के और अपराधों में शामिल होने के, यहाँ तक कि हत्याओं में शामिल होने के आरोप लगाए हैं, उसके बाद तो आज एनडीए के पास कोई नेता नहीं है। ये स्थिति है। तो उन्हें इन स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और इसका लाभ अगर महागठबंधन ने अब नहीं उठा पाया तो फिर कब उठाएंगे उसका लाभ? ठीक बात। और मुझे यहाँ पे मैं कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि महागठबंधन ने पिछले दिनों जिस तरह टिकटों का बंटवारा किया है, उससे उसकी कमजोरियां भी निकल कर आई हैं। जी। इस वक्त 12 सीटों के ऊपर महागठबंधन के उम्मीदवार आपस में संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा क्यों होना चाहिए था? भैया, आपने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, आपने बिहार अधिकार यात्रा निकाली, जनता ने आपको हाथों हाथ लिया, काफी अच्छा माहौल बना है, लेकिन आपने दरअसल उस माहौल का जो लाभ आपको मिलना चाहिए था, उस लाभ का आपकी हरकतों से आपने जो अच्छा प्रबंधन नहीं किया टिकट बंटवारे का, उससे उस लाभ में कमी आई है। हालांकि मैं ही कहूंगा राहुल गांधी की रणनीति के कारण, तेजस्वी ने राहुल ने मिलकर जो रणनीति बाद में की, फटाफट मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की गई, फटाफट सहनी के नाम उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की गई, 2 और उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई, संकेत दिया गया एक मुसलमान को बनाया सकता है, दलित को बनाया सकता है। ये सब जो बातें हुई, इससे कुछ रिकवरी हुई होगी मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी जो नुकसान हुआ है वो नुकसान नहीं होना चाहिए था। वो नुकसान ये बताता है कि अभी भी महागठबंधन की राजनीति उतनी चाक चौबंद नहीं है जितनी कि हम उससे उम्मीद करते हैं। ठीक। मुझे लगता है सर इसमें एक बड़ा दिलचस्प सा है। देखिए, मुझे राहुल गांधी के लिए हम जो बार बार कहते हैं कि राहुल गांधी अपनी पिच पे खिलाने लगे, बहुत कुछ चीजें बदली हैं, हम बहुत लंबे वक्त से देख रहे हैं। और ये भी जो हिस्सा है, जो प्रचार का मामला है, उन्होंने एक तीर चलाया, उस तीर के बाद वो कहीं बड़ी गहरी चोट कर गया, गहरी चोट एक जबरदस्त घायल कर गया। अब उसी कड़ी में शायद आगे बढ़े। ये कहा है संदीप जी कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के घाव पर न केवल नमक छिड़का है बल्कि उस पर नींबू भी निचोड़ दिया है। नींबू भी निचोड़ दिया। सर एक और दिलचस्प, एक मैं आपको कुछ ताजा बताता हूँ, सुनिएगा आप। वो जो लोकसभा में नेता विपक्ष है राहुल गांधी, आज नालंदा के नूर सराय में थे, और नूर सराय में अभी बस ताजा मेरे पास आ रहा है, अपडेट आ रहा है, उसमें उन्होंने फिर छेड़ा है कि है ना, ये
कहीं बौखला रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं बीजेपी जैसे। आज वो पूरा हमला बोला कल पे कि वो जब उन्होंने छठ मैया वाला, उन्होंने कहा मोदी डरपोक है। इस मर्द से ज्यादा दम इंदिरा में था। मतलब अपनी दादी के लिए कह रहा हूं, मोदी जी ट्रम्प से डरते हैं। 50 बार अमेरिकी राष्ट्रपति बोला है, मैंने बोले हैं, और मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया। मतलब वो उकसा रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं जो एक बौखलाहट चिड़चिड़ाता है, कितना शिफ्ट करिएगा। ये भी अंदर तक चुभेगा कि इंदिरा से भी कम दम है इसमें। इस पे भी सर प्रतिक्रिया आपकी कि ठीक ये दिशा में भी चल रहा मर्मस्थल पर प्रहार है। देखिए कल भी उन्होंने मुजफ्फरपुर की रैली में भी मर्मस्थल पर प्रहार किया था, और ये भी मर्मस्थल पर प्रहार है। मोदी जी ने 2014 के बाद से लगातार अपनी एक अल्फा मेल की छवि बनाई है, एक अल्फा मेल की छवि बनाई है। और ऐसा समीक्षकों का मानना है कि उनकी अल्फा मेल की छवि के कारण भी बहुत सारी स्त्रियां उन्हें पसंद करती हैं और उनको चाहती हैं कि उनको प्रधानमंत्री वो बने रहें। लेकिन उनके अल्फा मेल की छवि में क्षय उसी वक्त से शुरू हो गया था जब 2024 में उन्होंने बहुमत खोया, और बहुमत खोने के बाद फिर बिल्कुल उनकी दुर्गति कर दी उनके परम मित्र श्री डोनाल्ड ट्रंप ने। कल जब डोनाल्ड ट्रंप मोदी की तारीफ कर रहे थे, तारीफ करते करते फिर उन्होंने कह दिया कि हम ही ने कराया है संघर्ष जी। पूरा। कहा जी 56वीं बार, शायद 56वीं बार आ रहा है, हाँ, 56वीं बार, और 56वीं 56 इंच का बार। सीना सिकुड़ गया। इस हाँ, तरीके के तंज कसे जा रहे हैं। तो वो ये स्थिति है उनकी। तो मोदी ये कहना कि मोदी जी मर्द नहीं है बल्कि डरपोक हैं, ये एक तरह से बहुत बड़ा कमेंट है। जी, जी। आज जी आज से अबे सर, ये जो राबड़ी देवी और लालू यादव भी उतरे हैं, और राबड़ी देवी ने भी काफी और वो जिस तरीके की शैली है उनको बड़ा सुनना पसंद करते थे, अब आज भी करते हैं, उनका जहां अपना प्रभाव है। तो उन्होंने भी बड़ा एक सुनियोजित लग रहा है कि एक चारों तरफ से हमले, और वो भी मोदी को ही, और सब मोदी निशाने पर है, मोदी के थ्रू ही सब होना है। तो तो और कोई राबड़ी नेता भी। है नहीं, मेरे स्थानीय नेता है नहीं इनके पास। जी। है क्या कि मोदी की चेहरे और शख्सियत पे ही अघोषित रूप से बिहार में चुनाव आ गया है। अब सब कुछ मोदी की जिम्मेदारी है। अब ये एक तरह से नीतीश कुमार सोच के मुस्कुरा रहे होंगे कि मुझे मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं सब लोग। ये जी हाँ, लगे। अब ये सब लोग मेरी सेवा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। तो ये मोदी के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आ गई है। और अगर बिहार का चुनाव एनडीए हार गया तो उससे मोदी जी की शख्सियत को बड़ा नुकसान होगा, उनकी छवि को बहुत नुकसान होगा, और उनकी पूरी राजनीति को तो नुकसान होगा ही। अब इस तरह एक सूचना और भी आ जाएगी। देखिए वहां जो हालात है, भले ही बड़े दावे करें और सुशासन की भी बात कर लें, और हमने ये किया और आगे जो इतने वादे कर रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन बड़ी सूचना यह है कि जो जीतन राम मांझी के जो दल के सदस्य थे, विधायक मौजूदा और फिर प्रत्याशी हैं, उनकी आज कुटाई हुई, उनके अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दिया, लोगों ने मारा पीटा, बड़ा एक दृश्य आया है। और ऐसी तेज प्रताप सिंह यादव को भी कहीं उल्टे पैर भागना पड़ा, इस तरीके की सूरतें भी आई, क्योंकि वह तेजस्वी या इंडिया ब्लॉक कुछ ज्यादा इस समय लोगों को अपील कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। अब वो आगे क्या होगा, वो तो 14 को अगर ये जो करते हैं साम नाम दंड भेद और तमाम जो कहीं आशंकाएं व्यक्त की जा रही, तो इस पे क्या नोट होगा सर आपका? देखिए इस वक्त बिहार में दूसरे प्रदेशों से भाजपा के कई नेता उतारे गए हैं। जी हाँ। वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, हमेशा होता है, बिहार में भी काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ नेताओं को मैं जानता हूँ और उनसे मेरी बातचीत भी हुई है। तो वो पूछते रहते हैं कि भाई आपको क्या लगता है बिहार में कौन आगे क्या है, इस प्रकार की उनसे चर्चाएं होती हैं। तो वो लोग भी इस बात को मानते हैं कि तेजस्वी यादव के प्रति जो है, जो नया आकांक्षित युवक है, अपने जीवन से संबंधित कुछ प्रगति की आकांक्षाएं रखने वाला युवक है, वो उसकी दिलचस्पियों के केंद्र में एक ही व्यक्ति है, वो है तेजस्वी यादव। उसका कोई रिप्लेसमेंट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव को उस जगह जहां जिस मुकाम पर है उस मुकाम से हटाने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए कोई चेहरा उतारा हो, वो नहीं है आज उनके पास। नीतीश कुमार अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं, उनकी एक्सपायरी डेट साफ तौर पर उनके पैकेट पे लिखी हुई दूर से लोगों को दिखाई पड़ रही है। सम्राट चौधरी कहीं दूर दूर तक दौड़ में है ही नहीं, दिलीप जायसवाल है ही नहीं। ये दोनों चेहरे ऐसे हैं जिनकी कलई खुल चुकी है और जो अपनी छवि बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं वहां पर बिहार में। इसीलिए मोदी जी अब उतरे हैं सामने सबके, और मोदी जी इन सबकी जो कमियां हैं उसका बोझ अपने कंधों पे उठाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
उनकी उनका जो प्रचार में जो भाषा है, जिस तरीके की वो है, वो लोग बड़ा उसको कंडेम्ड, आज भी उनकी जो मैं लोगों से, मेरी भी कुछ जो साथी हैं, सहयोगी हैं, बात कर रहा था, इतना नीचे उतरना पड़ेगा। हालांकि उतरते रहे, लेकिन आप सीधे, जैसे उन्होंने आज वहां कहा कि देश के दो सबसे, हालांकि पहले भी कहा, देश के दो सबसे भ्रष्ट परिवारों के युवराज। आप देख रहे हैं कि वहां किस तरीके की बयार भरी, उस बयार के बहने के बीच ये क्या बड़ा फाउल हो रहे हैं, क्या रेड कार्ड जैसे फाउल दिखते हैं ये, कि ये जो आप इस तरीके का बोल के अपने हर जगह वोट कट रहे हैं, ऐसा कुछ देखे माने? ये क्या कॉन्फिडेंस है कि क्या, जैसे कह रहे हैं अमित शाह, कह रहे हैं कि हम भरपूर आएंगे, हम आएंगे, या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो जुड़ तोड़ है वो है, क्या है, क्या सर इसके पीछे क्या कारण, क्या देखा जाए? नहीं, देखिए, दो बातें हैं जिनके ऊपर एनडीए अपनी जीत, जिनके आईने में अपनी जीत की संभावना देख रहा है। पहली तो यह है कि इन लोगों को यकीन है कि जो ऊंची जातियां हैं, वो ऊंची जातियां दरअसल भारतीय जनता पार्टी की बिहार में जेबी वोटर है। अच्छा। भाजपा उन्हीं की नुमाइंदगी करती है। जी। ऊंची जातियां क्या हैं, उनको उंगलियों पर गिना सकता है: ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, भूमिहार और कायस्थ। ये ऊंची जातियां हैं। भाजपा के कोटे में जितने भी टिकट आए हैं, उनमें से 49% टिकट इन्हीं ऊंची जातियों को दिए गए, और कमजोर जातियों की गोलबंदी करने की जिम्मेदारी दे दी गई है नीतीश कुमार, चिराग पासवान। हाँ हाँ, नीतीश कुमार, इन सब लोगों को दे दी गई है जिम्मेदारी। तो भाजपा, सब लोग समझते हैं कि अगर भाजपा सत्ता में आई और भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री भी बना दिया, तो दरअसल ये ऊंची जातियों की हुकूमत बिहार के ऊपर दोबारा कायम हो जाएगी। इसीलिए एनडीए के अंदर से इस पूरी अमित शाह की रणनीति के खिलाफ एक विद्रोह हुआ, एक गोलबंदी हुई। ये गोलबंदी ने भी दबाव पैदा किया, इससे अमित शाह को बाद में आखिरकार नीतीश कुमार का नाम लेना पड़ा। तो ये जो एनडीए के भीतर की स्थिति है, वो इस किस्म की स्थिति है। गांठ पड़ चुकी है इन लोगों के भीतर, और वो गांठ ऐसे आसानी से मतलब खुलेगी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार का जब नाम ये लोग नहीं ले रहे थे मुख्यमंत्री के तौर पर, इसके नीतीश कुमार ने बड़ी पेशबंदियां की। मैंने सुना है वो चिराग पासवान के घर गए, बिना बुलाए गए, और चिराग पासवान से उन्होंने कहलवाया कि हमारे विधायक आपके साथ होंगे। फिर सम्राट चौधरी स्वयं कुर्मी जाति के हैं, नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति के हैं, तो वो नीतीश कुमार दूसरी पार्टी में है, भाजपा में नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी ये तो चाहते ही हैं कि अगर मुख्यमंत्री बना रहे तो कुर्मी जाति का ही बना रहे। भाजपा के भीतर के जो पिछड़े नेता हैं, वो भी इस बात को जानते और समझते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, तो पिछड़ों की बजाय बिहार के ऊपर ऊंची जातियों की हुकूमत हो जाएगी। इसीलिए मन ही मन वो भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें। तो जो जातियों के बीच का संघर्ष है एनडीए के भीतर का, वो इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, अब ये संघर्ष महागठबंधन के नेता भी देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। मैं जानना ये चाहता हूं, मतलब मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि आखिरकार महागठबंधन इन तमाम बातों का लाभ किस तरीके से उठाएगा। ठीक बात। अब सर मैं अंतिम सवाल करूंगा आपसे। अंतिम सवाल है मेरा ये, एक तो ये जो जंगल राज की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, या और भी, ये क्या कुछ काम करेगा? एक, और दूसरा, कल अब घोषणा पत्र आने वाला है। पहले तो था कि परसों, मतलब आ गया था कि कल आ जाएगा, फिर आया आज आ जाएगा, फिर आया कल आ रहा है। तो क्या उस पिटारे से निकलने की संभावना है? संकल्प पत्र जो बीजेपी का है, क्या बताने के लिए होगा? क्योंकि जो कार्ड्स तो तेजस्वी यादव खेल चुके हैं बहुत सारे, अब क्या कुछ संभावना है? एज ए विश्लेषक, दोनों पर आपका अंतिम नोट सर। देखिए, पिछली बार 2020 में जब चुनाव हो रहा था, तब भी तो यही बोलते थे, जंगल राज जंगल राज। तब ये जंगल राज 15 साल पहले हुआ था। पिछली बार जब जंगल राज बोले थे, नतीजा क्या निकला था? नतीजा निकला था कि अकेले दम पर तेजस्वी यादव ने इनको बिल्कुल हार की कगार पर धकेल दिया था। कुछ सीटों से ही वो पीछे रह गए थे, वरना अभी वो मुख्यमंत्री होते। तो जब तब जंगल राज का असर नहीं पड़ा, अब जंगल राज का असर कैसे पड़ जाएगा? जंगल राज का असर तो तब नहीं पड़ा, तो अब जंगल राज से कैसे लोगों को, वोटरों को प्रभावित कर लेंगे वो? तब नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जो पहले के मुकाबले अब बढ़ चुकी है। हाँ, कुछ समीक्षक ये कहते हैं, और ठीक ही कहते हैं, कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार के पैर काटे थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज चिराग पासवान उस तरीके से खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। 2020 में तो चिराग पासवान ने खुलकर नीतीश कुमार और सब जगह अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, भाजपा की शय पर, भाजपा द्वारा दिए गए संसाधनों के दम पर। लेकिन
ये तो देख ही रहे हैं ना नीतीश कुमार कि चिराग पासवान ने पूरी चुनावी मुहिम में अपने आप को भावी मुख्यमंत्री की तरह पेश किया है। किया है। बहुत सही है, बहुत सही है। हाँ, भावी मुख्यमंत्री की तरह पेश किया है। आप उनके पूरा जनाधार, जो पासवान जनाधार है, उससे आप बात कर लीजिए। तो सब जी। लोग यही कहते हैं कि भाई पासवान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, चिराग को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो भाजपा ने जो परिस्थितियां बनाई हैं उसमें अब मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री पद का एनडीए में एक ही उम्मीदवार होता था, अब एक के जी। बजाय कई उम्मीदवार कई हैं। उम्मीदवार हैं। जी। बिल्कुल। और इनके ये जो कल बात घोषणा कल ये घोष बात नीतीश कुमार को पसंद नहीं आ रही होगी। जी, 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 जी। घोषणा पत्र में सर कुछ कुछ किस तरीके की कुछ ला पाएंगे? कुछ होगा घोषणा पत्र में? क्या दांव खेलने की नहीं, संभावना है? घोषणाएं तो सारी वो कर चुके हैं, केवल उनको कागज पे लिख के छाप के देने की जरूरत है। राइट सर। अब वो कौन सी अब कोई घोषणा कर भी नहीं सकते। नहीं, जो जो संकल्प पत्र लाना है, संकल्प पत्र जो लाना है, संकल्प पत्र में वादे कह है लीजिए। तो भाई जिन लोगों को लाभार्थियों वाली घोषणाएं सब हो चुकी हैं, जी। अब इसके अलावा तो और ज्यादा घोषणा कर नहीं सकते। तो जी। वही सब बातें उसमें लिखी होंगी उसके अंदर। राइट सर। और इसमें ना तो देखिए, भावनात्मक गठबंधन का भावनात्मक घोषणा भी कुछ नहीं पत्र है। चलना है, ना भावनात्मक चलना है, और ना ही कुछ ये जो पोलराइजेशन जैसी संभावना दोनों नहीं देखते शायद। नहीं, कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कोई हिंदू मुसलमान होगा। केवल ये सब भाषणबाजी, लफाजी है, और इस लफाजी से कुछ होने वाला नहीं है। पूरे बिहार के चुनाव में अति पिछड़ा वोट उसके केंद्र में है। राइट एनडीए की कोशिश है अति पिछड़ा वोट को बचाए रखे। राइट महागठबंधन की कोशिश है कि उसका एक बड़ा हिस्सा छीन ले। बिल्कुल। अगर महागठबंधन कामयाब होता है तो एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अगर बहुत एनडीए ने महागठबंधन को अति पिछड़ा वोट नहीं लेने दिए हैं, तो उसके सत्ता में बने रहने की संभावना है। ये है ठोस बुनियादी स्थिति। बिल्कुल ठीक सर, बहुत सही विश्लेषण है, एकदम क्लियर है कि ये यही खेल हो रहा है, और इसके लिए लफ्जबाजी तो शायद नहीं चलनी कुल जगह। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया सर। फिर कल मिलते हैं नए विषय के लिए। धन्यवाद, आभार। तो मित्रों, आप सुन रहे थे अभय दुबे साहब को। अभय दुबे जी ने जो बिहार में जिस तरीके का रण सजा और जिस तरीके की वहां चल रहा है शह और मात का खेल, शह और मात के खेल में जो चीजें स्पष्ट नजर आ रही हैं कि अब एनडीए के पास तो कुछ बताने दिखाने के लिए बचा नहीं है, तो लफ्जबाजी पर पूरा जोर है। लेकिन ये जो वहां वोटर है, सजग सतर्क वोटर, वो इस लफ्जबाजी में तो कम से कम नहीं आने वाला। और जो बाकी अन्य सूबों में चलता रहा है कि वो जो दांव है कि आप पोलराइजेशन हो या और कुछ चल जाए, लेकिन वहां नहीं चलने वाला। तो बड़ा दिलचस्प है। लेकिन बहुत मुद्दे की जो बात अभय सर ने कही, वो ये कह दिया है कि सारा कुछ अति पिछड़े वोटों पर निर्भर है। यदि उसमें सेंध लगाने में महागठबंधन कामयाब हुआ तो फिर पौ बारह है, और यदि वो बचाने में कामयाब हो गया एनडीए, तो फिर वापसी एनडीए की ही संभव है। तो देखिए 14 नवंबर को सब कुछ नई नई कितने बार सामने आ ही जाएंगे। अभी तो जो ये सब चल रहा है, तो हम इस पे जो कुछ स्थितियां होती हैं उस पर ये विश्लेषण आपको लगातार देते रहते हैं। हम आखिरी में यही अनुरोध करेंगे कि आपने सुना, सारा चर्चा सुनी, तो आपकी अपनी क्या राय है, आपका अपना क्या कहना है? क्योंकि जो जनता ही जनार्दन, और बिहार में जो लोग बैठे हैं, जो वहां ग्राउंड रियलिटी जान रहे हैं, वो जरूर बहुत स्पष्ट टिप्पणी करें, ताकि हम भी और समझ सकें कि वास्तविकता क्या है। क्या ये जुमलेबाजी और उसमें कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है? टिप्पणी कीजिएगा, और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यारो उसने बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।